with our first topic, biological and cultural factors in human evolution. सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि ये दो अलग लेकिन हाँ काफी हद तक इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और कल्चरल एवोल्यूशन। एब्सोल्युटली। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये जेनेटिक ट्रेट्स में बदलाव है जो जेनरेशंस में होता है, और इसका मेन ड्राइवर है नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो 1859 में आई थी, उसमें फंडामेंटली इसी के बारे में बात की थी। कोर आइडिया सिंपल है, जो ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में बेटर अडेप्टेड होते हैं वो ज्यादा सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो फायदेमंद ट्रेट्स आगे पास ऑन करते हैं। सिंपल लगता है ना, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना गहरा है। राइट। और दूसरी तरफ है कल्चरल एवोल्यूशन। ये लर्न्ड बिहेवियर्स है, नॉलेज है, स्किल्स, बिलीव्स, वैल्यूज, ये सब जो हम सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं और आगे पास ऑन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे जूलियन स्टुअर्ट ने मल्टीलिनियर एवोल्यूशन की बात की, और लेस्ली वाइट ने इस बात पर फोकस किया कि कैसे एनर्जी पर बढ़ता हुआ कंट्रोल सोसाइटल कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। तो ये वो चीजें हैं जो हम सीखते हैं, जेनेटिकली इनहेरिट नहीं करते। मतलब दिस इज ऑल अबाउट लर्न्ड बिहेवियर। एग्जैक्टली। अब आते हैं इनके सिनर्जेस्टिक इफेक्ट पर। ये मिलकर कैसे काम करते हैं, ये बहुत ही फैसिनेटिंग इंटरेक्शन है। पहला पॉइंट, कल्चरल प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंसिंग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसका मतलब है कि हमारी कल्चरल हैबिट्स, हमारी आदतें हमारे जीन्स पर एवोल्यूशनरी प्रेशर डाल सकती हैं। एक क्लासिक एग्जांपल है डेयरी फार्मिंग का। जिन कम्युनिटीज ने डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस की, वहां लैक्टेज परसिस्टेंस जीन ज्यादा कॉमन हो गया, जो अडल्ट्स को मिल्क डाइजेस्ट करने देता है। इसे कहते हैं जीन कल्चर को एवोल्यूशन। एक और एग्जांपल है सिकल सेल ट्रेट का एवोल्यूशन। ये मलेरिया प्रोन रीजन्स में ज्यादा पाया जाता है, और ये राइस फार्मिंग जैसी कल्चरल प्रैक्टिस से लिंक हुआ क्योंकि फार्मिंग ने मस्कीटो के ब्रीडिंग ग्राउंड्स बढ़ाए, जिससे मलेरिया का एक्सपोजर बढ़ा। इससे कनेक्ट करके देखो तो कल्चर सिर्फ आइडियाज नहीं है, इट एक्टिवली शेप्स आवर बायोलॉजी। हमारी चॉइसेस जैसे फार्मिंग ने हमारे ब्लड सेल्स तक को इम्पैक्ट किया। कमाल की बात है ना। दूसरा पॉइंट, बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स शेपिंग कल्चर। हमारी बायोलॉजी ने भी कल्चर के डेवलपमेंट को शेप किया है, उसको एक दिशा दी है। फॉर इंस्टेंस, हमारे लार्जर ब्रेन्स ने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट थॉट और काफी कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर्स को पॉसिबल बनाया। रॉबिन डनबार की सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है कि जैसे जैसे ह्यूमन ब्रेन्स इवॉल्व हुए, लार्जर सोशल ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए उसने कॉपरेशन, मॉरल कोड्स और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे कल्चरल एडवांसमेंट्स को बढ़ावा दिया। सोच सकते हो, हमारा बायोलॉजिकल हार्डवेयर यानी ब्रेन हमारे कल्चरल सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली इनेबल करता है। तीसरा पॉइंट, कल्चर एज अ ड्राइवर ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। कल्चरल इनोवेशंस खुद इवोल्यूशनरी प्रेशर्स को मॉडिफाई कर सकती हैं। रिचर्ड डॉकिंस का मीम्स का कॉन्सेप्ट, जो कल्चरल यूनिट्स ऑफ ट्रांसमिशन है, इसी आइडिया को इको करता है। एक बहुत पावरफुल एग्जांपल है मास्टरी ऑफ फायर। जब ह्यूमंस ने आग पर कंट्रोल करना सीखा, इससे डाइटरी चेंजेस आए। पकाया हुआ खाना डाइजेस्ट करना आसान होता है। इसने शायद ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पर जो मेटाबॉलिक लोड था वो कम हो गया। फायर ने, कह सकते हैं, सब कुछ बदल दिया। डाइट, सोशल लाइफ, सेफ्टी। शायद कुक्ड फूड ने हमारे छोटे जॉज के एवोल्यूशन में भी रोल प्ले किया हो, जिससे ब्रेन ग्रोथ के लिए एनर्जी फ्री हुई। कितना इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। लेकिन इसमें कुछ न्यूआंसेस भी हैं। मतलब ये हमेशा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। एनवायरनमेंट का रोल भी क्रिटिकल है। सिर्फ कल्चर को सारा क्रेडिट देना शायद थोड़ा सिंपलिस्टिक हो जाएगा। और कल्चरल ट्रांसमिशन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस जैसा नहीं है, ये सीखा जाता है, इसलिए ज्यादा वेरिएबल है और शायद फास्टर भी। और जीन कल्चरल को एवोल्यूशन से जो एडेप्टेशंस आते हैं वो अक्सर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं। जैसे सिकल सेल ट्रेट मलेरिया से प्रोटेक्शन तो देता है, पर साथ में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है। तो ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ जैसा होता है। ये सवाल उठता है, कितना इन्फ्लुएंस कल्चर का है और कितना एनवायरनमेंट का। ये रेयरली सिर्फ एक फैक्टर होता है ना। So what's the big picture here? ये एक डायनामिक फीडबैक लूप जैसा है। कल्चर बायोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है और बायोलॉजी कल्चर को अनेबल और शेप करती है। एक कंटिन्यूअस साइकिल जो हमें कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है, बायोलॉजिकली भी और कल्चरली भी। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हार्मोनाइजेशन प्रोसेस एंड मेजर ट्रेंड्स। ये टर्म रेफर करता है उस ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन को जिससे हमारे एप लाइक एंसेस्टर्स मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सेपियंस बने। इसमें कुछ मेजर बायोलॉजिकल और बिहेवियरल शिफ्ट्स शामिल हैं, जैसे बाइपीडलिज्म, ब्रेन का साइज बढ़ना, टू यूज, लैंग्वेज और कल्चर। लेट्स अनपैक दिस इनक्रेडिबल जर्नी। हाँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट शर्वुच वॉशबर्न ने 1951 में इस टर्म को यूज किया था, ये डिस्क्राइब करने के लिए जिसे वो बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल ट्रांजिशन कहते थे, जो ह्यूमंस को बाकी प्राइमेट से अलग बनाता है। इसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज ये है कि ये कोई एक सिंगल इवेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबा ग्रेजुअल प्रोसेस था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला। पिन पॉइंट करना मुश्किल है कि ह्यूमंस कब बने। लेट्स ब्रेक डाउन द मेजर ट्रेंड्स जो इसमें इन्वॉल्व थे। पहला, डेवलपमेंट ऑफ बाइपीडलिज्म, दो पैरों पर चलना। ये अर्ली होमिनिन्स की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। इससे क्या हुआ? हाथ फ्री हो गए, टूल्स कैरी करने के लिए, फूड गैदर करने के लिए, बच्चों को होल्ड करने के लिए। और सरप्राइजिंगली ये चलने में ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट था नकल वॉकिंग के कंपैरिजन में। की एनाटॉमिकल चेंजेस क्या थे? फोरामेनम मैग्नम, जहां स्पाइनल कॉर्ड स्कल से जुड़ती है, का स्कल के बेस में रीपोजिशन होना, जैसा रेमंड डार्ट ने ऑब्जर्व किया था। पेल्विस का छोटा और चौड़ा होना वेट सपोर्ट के लिए,
और पैरों में लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का डेवलप होना शॉक अब्जॉर्प्शन के लिए। बिल्कुल, और इसके सॉलिड एविडेंस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलोपैथेकस अफरेंसिस के रिमेन्स, फेमस लूसी फॉसिल जिसे डोनाल्ड जोहानसन ने 1974 में डिस्कवर किया था, क्लियर बाइपीडल अडैप्टेशंस दिखाते हैं। और फिर हैं लेयरटॉली फुटप्रिंट्स, जो मैरी लीकी ने टेंजेनिया में डिस्कवर किए, लगभग 3.6 मिलियन ईयर्स अगो पुराने। ये लिटरली फॉसिलाइज फुटप्रिंट्स हैं जो दिखाते हैं कि अर्ली होमिनिन्स सीधा चलते थे। इमेजिन उन फुटप्रिंट्स को डिस्कवर करना। ये एक तरह से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले का स्नैपशॉट देखने जैसा है। 2. इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन साइज का बढ़ना। ये एक और मेजर ट्रेंड है। बड़े ब्रेन्स ने हायर कॉग्निटिव फंक्शंस को इनेबल किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स टूल मेकिंग, सोशल लर्निंग, लैंग्वेज। अगर हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को देखें तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकैनिस का ब्रेन साइज लगभग 420-500 क्यूबिक सेंटीमीटर्स था, जबकि मॉडर्न होमोसेपियंस का एवरेज करीब 1350 सीसी है। ये कितना बड़ा जंप है। डेफिनेटली। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड होते हैं होमो हैबिलिस, जिसे लुइस लीकी ने ओल्डोवाई गॉर्ज में डिस्कवर किया, जिसका ब्रेन साइज लगभग 600-800 सीसी था और जो शुरुआती ओल्डोवन टूल से एसोसिएटेड है। फिर होमो इरेक्टस, जिसका ब्रेन साइज लगभग 900-1100 सीसी था, जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एचुलियन टूल्स और फायर कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। जैसे ब्रेन साइज बढ़ा, वैसे ही बिहेवियरल कॉम्प्लेक्सिटी भी बड़ी होगी। मतलब बिगर ब्रेन्स ट्रूली मेंट बिगर पॉसिबिलिटीज, राइट? 3. रिडक्शन इन डेंटिशन एंड जॉ साइज, दांत और जबड़े का छोटा होना। जैसे डाइट चेंज हुई, सॉफ्टर पकाया हुआ खाना इंक्लूड हुआ, वैसे ही बड़े पावरफुल जॉज और मैसिव ग्राइंडिंग टीथ की जरूरत कम हो गई। की चेंजेस क्या ऑब्जर्व किए गए? केनाइन टीथ का साइज कम हुआ, मोलर्स छोटे हुए और मॉडर्न ह्यूमंस में एक पैराबोलिक डेंटल आर्च डेवलप हुआ जो एप्स के यू शेप्ड आर्च से अलग है। इसका एक अच्छा कंपैरिजन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस, जिसके बहुत बड़े मोलार्स थे सख्त फाइब्रस प्लांट्स को पीसने के लिए, वर्सेस होमोसेपियंस, जिसके छोटे ज्यादा जनरलाइज टीथ हैं एक वेरिएड डाइट के लिए। तो इससे ये सवाल आता है कि क्या कुकिंग ने हमारे चेहरों को रीशेप करने में मदद की? ये काफी प्लॉजिबल लगता है। हमारा कल्चरल इनोवेशन कुकिंग ने हमारे बायोलॉजिकल फीचर्स, जॉ और टीथ साइज को सीधे तौर पर इन्फ्लुएंस किया। ये 4. एवोल्यूशन ऑफ टू यूज एंड टेक्नोलॉजी, औजार और टेक्नोलॉजी का विकास। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव एडवांसमेंट का भी इंडिकेटर है। प्लानिंग, फोरसाइट, फाइन मोटर स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। अगर की डेवलपमेंट्स को ट्रेस करें तो शुरुआत हुई ओल्डोवान टूल से, होमो हैबिलिस लगभग 2.6 MYA, ये सिंपल स्टोन चॉपर्स और फ्लेक्स थे। फिर आए एचुलियन टूल्स, होमो इरेक्टस जैसे सिमेट्रिकल हैंड एक्सेस जो ज्यादा प्लानिंग और स्किल दिखाते हैं। और बाद में होमो सेपियंस ने माइक्रोलिथ्स डेवलप किए, छोटे प्रिसाइज स्टोन टूल्स, कंपोजिट टूल्स के लिए अपर पेलिथिक के दौरान। और ये सिर्फ अफ्रीका में नहीं था, इंडिया में भी एविडेंस मिला है। जैसे आतिरम्पक्काम तमिलनाडु में एचुलियन हैंड एक्सेस मिले हैं जो लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये जर्नी बेसिक चॉपर से प्रिसीजन टूल्स तक एक बहुत बड़ी कॉग्निटिव लीप रिप्रेजेंट करती है। ये दिखाता है कि हमारी थिंकिंग टाइम के साथ कितनी कॉम्प्लेक्स होती गई। 5. इमर्जेंस ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबलिज्म, भाषा और सिंबॉलिक थॉट का उदय। ये एक यूनिकली ह्यूमन ट्रेट है। इसने कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कल्चरल ट्रांसमिशन, प्लानिंग, कोऑपरेशन और स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स को पॉसिबल बनाया। एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट्स में राल्फ हॉलोवे ने ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज, ब्रोकाज एरिया स्पीच प्रोडक्शन और वर्नकेज एरिया लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के इवोल्यूशन को लैंग्वेज कैपेबिलिटी से लिंक किया है। फॉसिल एविडेंस भी रेलेवेंट है। जैसे निएंडरथल्स में मॉडर्न ह्यूमन जैसा हायोइड बोन, गले में एक छोटी सी हड्डी जो स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट है, का मिलना सजेस्ट करता है कि उनके पास स्पीच की पोटेंशियल थी। और सिंबॉलिक थॉट का एविडेंस मिलता है आर्ट में, जैसे लास्को केव पेंटिंग्स फ्रांस या भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इंडिया में। ये सवाल उठता है, हमने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करना, कहानियां बताना कब शुरू किया? When did we start making sense of our world through symbols? 6. सोशल एंड कल्चरल एवोल्यूशन, सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर्स का विकास। होमिनिन एवोल्यूशन सिर्फ इंडिविजुअल अडेप्टेशंस के बारे में नहीं था। कोऑपरेटिव सोशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, ग्रुप लिविंग, फूड शेयरिंग, काम का बंटवारा, किनशिप सिस्टम्स का डेवलपमेंट, रिचुअल्स, ये सब इंपॉर्टेंट बने। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? जैसे होमो इरेक्टस द्वारा फायर का कंट्रोल्ड यूज, जिसका एविडेंस जुकोडान चाइना में मिला है। इसने कम्युनल लिविंग को एनकरेज किया होगा, गर्मी प्रोटेक्शन, साथ में खाना पकाना। और निएंडरथल्स में इंटेंशनल बरियल प्रैक्टिस के एविडेंस मिले हैं, जैसा मार्सेलिन बूले ने स्टडी किया, जो मृतकों की देखभाल और पॉसिबली सिंबॉलिक थिंकिंग या बिलीफ सिस्टम्स की तरफ इशारा करते हैं। साथ रहना, रिसोर्सेज शेयर करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये फंडामेंटल ह्यूमन बिहेवियर्स बन गए। तो होमनाइजेशन कोई एक सिंगल चेंज नहीं था, ये कॉम्प्लेक्स पैकेज डील था, एक मोज़ेक था इंटरकनेक्टेड बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस का, जिसने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। लेट्स डाइव इनटू आवर थर्ड टॉपिक, जेनेटिक मैकेनिज्म्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन। एवोल्यूशन दो मेन स्केल्स पर ऑपरेट करता है। एक है माइक्रो एवोल्यूशन, ये पॉपुलेशन के अंदर छोटे स्केल चेंजेस है, बेसिकली एलील फ्रीक्वेंसीज में बदलाव कम समय में, जैसा ई मेयर ने डिफाइन किया।
दूसरा है मैक्रो एवोल्यूशन। ये लार्ज स्केल एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं जो स्पीशीज लेवल या उससे ऊपर होते हैं, जिससे नए टेक्सा बनते हैं लंबे जियोलॉजिकल टाइम में, जैसा जीजी सिम्पसन ने डिफाइन किया। ओके, लेट्स गेट इनटू द जेनेटिक नट्स एंड बोल्ट्स। एग्जैक्टली और ये दोनों लेवल्स डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। माइक्रो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस लंबे समय तक एक्युमुलेट होकर मैक्रो एवोल्यूशनरी पैटर्न्स बनाते हैं। व्हाट्स रियली फैसिनेटिंग इज कि कैसे ये छोटे सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट चेंजेस जेनेटिक लेवल पर लाइफ की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी पैदा कर सकते हैं जो हम देखते हैं। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द मैकेनिज्म्स जो माइक्रो एवोल्यूशन को ड्राइव करते हैं। 1. म्यूटेशन। ये नई जेनेटिक वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स है, जैसा एल कवालिस-फोर्जा ने एम्फेसाइज किया। बेसिकली ये डीएनए सीक्वेंस में रैंडम बदलाव हैं। ज्यादातर न्यूट्रल या हार्मफुल होते हैं, पर कभी-कभी बेनिफिशियल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, सिकल सेल म्यूटेशन, HBB जीन में पॉइंट म्यूटेशन जो हेटेरोजाइगस स्टेट में मलेरिया रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सोचो, ये जेनेटिक कोड में टाइपोज जैसे हैं। 2. जीन फ्लो। इसे माइग्रेशन भी कहते हैं। ये जीन्स का एक्सचेंज है पॉपुलेशंस के बीच जब इंडिविजुअल्स मूव करते हैं, जैसा डोब्ज़ान्स्की ने एक्सप्लेन किया। ये किसी पॉपुलेशन में नई जेनेटिक वेरिएशन इंट्रोड्यूस कर सकता है या पॉपुलेशंस को जेनेटिकली ज्यादा सिमिलर बना सकता है। होमोजेनाइज। एग्जाम्पल, रीसेंट जेनेटिक स्टडीज निएंडरथल्स और अर्ली होमोसेपियंस के बीच जीन फ्लो का एविडेंस दिखाती हैं लगभग 50,000 साल पहले। मतलब जीन्स ग्रुप्स के बीच ट्रैवल कर रहे थे। 3. जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये अलील फ्रीक्वेंसीज में रैंडम फ्लक्चुएशंस हैं, खासकर छोटी पॉपुलेशंस में। ये चांस इवेंट्स के कारण होता है, सिलेक्शन के कारण नहीं, जैसा सीवॉल राइट ने हाईलाइट किया। इसके 2 मेन टाइप्स हैं, बॉटलनेक इफेक्ट, जब किसी डिजास्टर के कारण पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम हो जाती है और जेनेटिक डाइवर्सिटी खो देती है, जैसे चीताज में, और फाउंडर इफेक्ट, जब एक छोटा ग्रुप एक नई पॉपुलेशन शुरू करता है तो उस पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप उन फाउंडर्स पर डिपेंड करता है, जिससे अलग अलील फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के कुछ अफ्रीकानर पॉपुलेशंस में हंटिंगटन्स डिजीज की हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बेसिकली जेनेटिक लक की बात हुई, राइट? कभी कभी एवोल्यूशन चांस से ड्राइव होता है, सिर्फ अडेप्टेशन से नहीं। 4. नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन का कोर आइडिया है, डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन जो हेरिटेबल ट्रेट्स पर बेस्ड है। एनवायरनमेंट सेलेक्ट करता है उन इंडिविजुअल्स को जिनके ट्रेट्स फिटनेस बढ़ाते हैं। इसके 3 मेन मोड्स हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स को फेवर करता है, जैसे ह्यूमन बर्थ वेट। डायरेक्शनल सिलेक्शन एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर करता है, जैसे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। डिसरप्टिव सिलेक्शन दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप्स को फेवर करता है इंटरमीडिएट के ऊपर, जैसे डार्विन्स फिंचेस की कुछ पॉपुलेशंस में बीक साइज। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन फिटेस्ट का मतलब अलग अलग होता है सेलेक्टिव प्रेशर के हिसाब से। 5. नॉन रैंडम मेटिंग। अगर इंडिविजुअल्स रैंडमली मेट नहीं करते हैं तो ये भी अलील फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट कर सकता है। इसमें असॉर्टेटिव मेटिंग, सिमिलर इंडिविजुअल्स के साथ मेटिंग, या सेक्सुअल सिलेक्शन, मेट्स में कुछ खास ट्रेट्स की प्रेफरेंस इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल, पीकॉक की एलैबोरेट प्लूमेज, जिसे ए जहावी ने हैंडीकैप प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये कॉस्टली ट्रेट फीमेल को मेल की जेनेटिक क्वालिटी सिग्नल करता है। सो कौन किसके साथ मेट करता है, ये एवोल्यूशन में जरूर मैटर करता है। अब बात करते हैं माइक्रो एवोल्यूशन के मैकेनिज्म्स की। द बिगर पिक्चर चेंजेस। 1. स्पीसिएशन। ये वो प्रोसेस है जिससे नई स्पीशीज बनती हैं, यूजुअली पॉपुलेशंस के बीच रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के एवोल्यूशन से, जैसा ई मेयर ने इलैबोरेट किया। मेन टाइप्स हैं एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, जब पॉपुलेशंस ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो जाती हैं और इंडिपेंडेंटली इवॉल्व करती हैं, जैसे गलापागो फिंचेस, जिनको पीटर एंड रोजमेरी ग्रांट ने स्टडी किया। और सिंपैट्रिक स्पीसिएशन, जब नई स्पीशीज सेम ज्योग्राफिकल एरिया में इवॉल्व होती है, अक्सर नीचे डिफरेंशिएशन या पॉलीप्लॉइडी से, जैसे अफ्रीकन रिफ्ट लेक्स की सिक्लेट फिश। इस प्रोसेस की डिटेल्स बहुत इंट्रीगिंग हैं, कैसे ट्री ऑफ लाइफ पर नई ब्रांचेस बनती हैं। 2. क्रोमोसोमल चेंजेस। क्रोमोसोम नंबर में बड़े बदलाव, जैसे पॉलीप्लॉइडी, क्रोमोसोम्स के एक्स्ट्रा सेट्स होना, या स्ट्रक्चर में जैसे इन्वर्जन्स या ट्रांसलोकेशंस, जल्दी से रिप्रोडक्टिव बैरियर्स बना सकते हैं जो स्पीशिएशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, खासकर प्लांट्स में। एग्जाम्पल, मॉडर्न गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम पॉलीप्लॉइडी इवेंट्स का रिजल्ट है। कभी-कभी बड़े स्केल के जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स एवोल्यूशन को ड्राइव करते हैं। 3. अडैप्टिव रेडिएशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल एंसेस्ट्रल लिनेज तेजी से डाइवर्सिफाई होकर बहुत सी नई स्पीशीज बनाती है, हर एक अलग इकोलॉजिकल नीश के लिए अडैप्टेड, जैसा जीजी सिम्पसन ने डिस्क्राइब किया। यह अक्सर तब होता है जब नए एनवायरमेंट्स खुलते हैं या की इनोवेशंस इवॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल, मैमल्स का तेजी से डाइवर्सिफिकेशन क्रिटेशियस पेलियोजन एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद, जिसने पायस डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। एक कॉमन एंसेस्टर से अचानक बहुत सारी डाइवर्स फॉर्म्स का इवॉल्व होना। 4. ग्रेजुअलिज्म वर्सेस पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। ये एवोल्यूशन के टेम्पो यानी रफ्तार के बारे में एक डिबेट है। डार्विन का व्यू था ग्रेजुअलिज्म, धीमा कंटिन्यूअस चेंज समय के साथ। लेकिन नाइल्स एल्ड्रिज और स्टीफन जे गोल्ड ने प्रपोज किया पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम,
लंबे समय तक स्टेसिस, बहुत कम या कोई चेंज नहीं, जो बीच बीच में रैपिड चेंज के शॉर्ट बर्स्ट से पंक्चुएट होती है, अक्सर स्पीशिएशन इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड। एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल रिकॉर्ड्स जैसे ट्राइलोबाइट्स कभी-कभी स्मूथ ट्रांजिशंस के बजाय अचानक मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट्स दिखाते हैं। तो क्या एवोल्यूशन हमेशा स्लो एंड स्टेडी होता है? शायद कभी-कभी ये तेजी से स्पर्ट्स में होता है। 5. एक्सटिंक्शन एंड जेनेटिक बॉटलनेक्स। एक्सटिंक्शन इवेंट्स, खासकर मास एक्सटिंक्शंस, एवोल्यूशन का कोर्स ड्रामेटिकली बदल देते हैं। वो डोमिनेंट ग्रुप्स को एलिमिनेट करते हैं, जिससे बची हुई लीनिएजेस के लिए डाइवर्सिफाई होने और अडैप्टिव रेडिएशन करने के इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। एग्जाम्पल, डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन ने मैमल्स को राइज करने और डाइवर्सिफाई होने का मौका दिया। सो एक ग्रुप का खत्मा दूसरे ग्रुप के लिए बड़ा मौका हो सकता है, और इन दोनों लेवल्स को कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। क्यूमुलेटिव माइक्रो एवोल्यूशनरी चेंजेस, म्यूटेशन, ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, सिलेक्शन, लंबे समय के दौरान मैक्रो एवोल्यूशनरी पैटर्न्स, स्पीसिएशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सटिंक्शन के फंडामेंटल ड्राइवर्स हैं। जैसा थियोडोसियस डुबजांस्की ने फेमसली कहा था, एसेंशियली माइक्रो एवोल्यूशन प्रोवाइड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मैक्रो एवोल्यूशन। सोचो तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। छोटे बदलाव लंबे जियोलॉजिकल टाइम में बड़े रिजल्ट्स देते हैं। इंटरेस्टिंग। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। डार्विन, पोस्ट डार्विन एंड द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ हम ट्रेस करेंगे कि कैसे एवोल्यूशन की हमारी समझ डेवलप हुई, डार्विन के शुरुआती आइडिया से लेकर मॉडर्न सिंथेसिस तक। ओके, लेट्स सी हाउ द थ्योरी इटसेल्फ इवॉल्व्ड। पहले बात करते हैं डार्विन के ओरिजिनल थ्योरी की, जो प्राइमरीली ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में प्रेजेंट की गई थी। की आइडियाज क्या थे? पॉपुलेशंस में वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, नेचुरल सिलेक्शन से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, मतलब जो बेस्ट अडेप्टेड होते हैं, और ये एडवांटेजेस ट्रेट्स हेरिटेबल होते हैं। स्ट्रेंथ्स, डार्विन ने एक प्लॉजिबल नेचुरलिस्टिक मैकेनिज्म प्रपोज किया, नेचुरल सिलेक्शन, कॉमन एंसेस्ट्री का पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया और ग्रेजुअलिज्म पर फोकस किया। लेकिन लिमिटेशंस भी थे। सबसे बड़ा गैप था कि उन्हें हेरिडिटी का मैकेनिज्म नहीं पता था। वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जो गलत था, पर रिलाई करते थे, और उन्हें वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स म्यूटेशंस भी नहीं पता था। सो डार्विन के पास एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, पर पजल के कुछ इंपॉर्टेंट पीसेस मिसिंग थे, है ना? एब्सोल्युटली। फिर आए पोस्ट डार्विनियन कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिन्होंने उन गैप्स को फिल करना शुरू किया। मेंडल्स प्रिंसिपल्स। ग्रेगोर मेंडल का काम मटर के पौधों पर 1866 में पब्लिश हुआ, पर लगभग 1900 में रीडिस्कवर हुआ, ने पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दिया। ट्रेट्स डिस्क्रीट यूनिट्स जीन से कंट्रोल होते हैं जो ब्लेंड नहीं होते। उनके लॉज ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने एक्सप्लेन किया कि ट्रेट्स कैसे पास ऑन होते हैं। इसने डार्विन की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि वेरिएशन जनरेशंस में मेंटेन कैसे होती है। कितनी अमेजिंग बात है। मेंडल के पास जवाब था, पर डार्विन को अपेरेंटली उनके काम के बारे में पता ही नहीं चला। इमेजिन अगर वो दोनों कनेक्ट कर पाते। म्यूटेशन थ्योरी। हुगो दे व्रीज ने 1901 में प्रपोज किया कि इवोल्यूशन अचानक बड़े बदलाव या म्यूटेशंस के थ्रू भी हो सकता है, सिर्फ ग्रेजुअल चेंजेस से नहीं। शुरू में ये डार्विन के ग्रेजुअलिज्म के अगेंस्ट लगा। वाइसमैन्स जर्म प्लाज्म थ्योरी। ऑगस्ट वाइसमैन ने 1983 में जर्म सेल्स, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, और सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स के बीच अंतर बताया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, लमार्कियन आइडिया, इनहेरिट नहीं हो सकते, क्योंकि वो जर्म सेल्स को अफेक्ट नहीं करते। उन्होंने कहा कि एवोल्यूशनरी चेंज के लिए वेरिएशन जर्म प्लाज्म में होना जरूरी है। नियो डार्विनिज्म, ये टर्म जॉर्ज रोमानीज ने कॉइन किया था। एसेंशियली ये डार्विनिज्म को वाइसमैन के आइडियाज के साथ इंटीग्रेट करता था, लमार्कियन इनहेरिटेंस को पक्के तौर पर रिजेक्ट करता था और नेचुरल सिलेक्शन पर स्ट्रॉन्ग जोर देता था। पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अर्ली 20th सेंचुरी में आर ए फिशर, सी वॉल राइट और जेबीएस हेल्डेने जैसे पायोनियर्स ने मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप किए जो मेंडेलियन जेनेटिक्स को नेचुरल सिलेक्शन के साथ इंटीग्रेट करते थे। फिशर की बुक द जेनेटिकल थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1930 ने मैथमेटिकली दिखाया कि कैसे छोटे सेलेक्टिव एडवांटेजेस भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं। राइट की शिफ्टिंग बैलेंस थियोरी ने जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो के रोल को हाईलाइट किया, खासकर छोटी पॉपुलेशंस में। दिस इज वेयर मैथ रियली पावर्ड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इक्वेशंस जो लाइफ के एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे थे। मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं, जो मिड 20th सेंचुरी में उभर कर आई। ये एक ग्रैंड यूनिफिकेशन था। की कंट्रीब्यूटर्स कौन थे? बहुत सारे थे, लेकिन कुछ की फिगर्स इंक्लूड करते हैं थियोडोसियस डबजांस्की, जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1937, जिन्होंने जेनेटिक्स और फील्ड बायोलॉजी को जोड़ा। अर्नस्ट मेयर, सिस्टमैटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1942, जिन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट डेवलप किया। जूलियन हक्सले, एवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस 1942, जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया। और जॉर्ज गेलॉर्ड सिम्पसन, जिन्होंने पेलियोंटोलॉजी को सिंथेसिस में इंटीग्रेट किया। सच में इसे बनाने में साइंटिस्ट की पूरी कम्युनिटी का हाथ था। इट रियली टुक अ विलेज ऑफ साइंटिस्ट्स। तो सिंथेटिक थ्योरी के की प्रिंसिपल्स क्या हैं नटशेल में? 1.
जेनेटिक वेरिएशन रॉ मटेरियल है जो म्यूटेशंस, जीन फ्लो और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से आती है। 2 नेचुरल सिलेक्शन इस वेरिएशन पर काम करता है, उन ट्रेट्स को फेवर करता है जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, फिटनेस बढ़ाते हैं। 3 इवोल्यूशन पॉपुलेशन लेवल पर होता है, जिसे अलील फ्रीक्वेंसीज में बदलाव के रूप में डिफाइन किया जाता है समय के साथ। 4 स्पीसीएशन जेनेटिक डिफरेंसेस के ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के इवोल्यूशन से होता है। 5 ये अलग अलग डिसिप्लिन से नॉलेज को इंटीग्रेट करता है, जेनेटिक्स, पैलियोंटोलॉजी, सिस्टमैटिक्स, इकोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इवोल्यूशन की एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ प्रोवाइड करने के लिए। इसने सच में सब कुछ एक साथ ला दिया। सो इसका नतीजा था एक मजबूत यूनिफाइड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो आज भी हमारी अंडरस्टैंडिंग का फाउंडेशन है। हालांकि ये रिफाइन होती रहती है। फैंटास्टिक। अब आते हैं टॉपिक नंबर 5 पर, बायोलॉजिकल चेंजेस इनेबलिंग कल्चर। पहले कल्चर क्या है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड बी टाइलर ने 1871 में एक क्लासिक डेफिनेशन दी थी। कल्चर वो कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम और कोई भी दूसरी कैपेबिलिटीज और हैबिट्स शामिल हैं जो इंसान ने सोसाइटी के मेंबर के रूप में हासिल की हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन से स्पेसिफिक बायोलॉजिकल चेंजेस थे हमारे एंसेस्टर्स में जिन्होंने इस यूनिक ह्यूमन फिनोमिनन यानी कल्चर को पॉसिबल बनाया। ओके, लेट्स अनपैक द बायोलॉजिकल टूलकिट जो कल्चर के लिए जरूरी था। राइट, लेट्स डिस्कस द की बायोलॉजिकल चेंजेस जिन्होंने इसकी नींव रखी। 1 बाइपेडलिज्म, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये लगभग 4 मिलियन साल पहले इमर्ज हुआ। इसने हाथों को फ्री किया टूल बनाने, टूल कैरी करने, फूड ट्रांसपोर्ट करने, बच्चों को कैरी करने के लिए। इसने विजुअल रेंज भी बढ़ाया होगा जो फॉरेजिंग और शिकारियों को स्पॉट करने में मददगार था। कल्चरल सिग्निफिकेंस, इसने टूल बनाने और ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट किया, शायद कोऑपरेटिव हंटिंग स्ट्रेटजीज को भी। एविडेंस, लाइटॉली फुटप्रिंट्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। सीधे खड़े होकर चलना सिंपल लगता है, पर ये उसके बाद जो हुआ उसके लिए रेवोल्यूशनरी था। 2 इंक्रीज्ड ब्रेन साइज कंप्लेक्सिटी, खासकर नियोकॉर्टेक्स का एक्सपेंशन। ये कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे एब्स्ट्रैक्ट थॉट, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंबॉलिक रीजनिंग के लिए क्रूशियल है। ट्रेंड हमने देखा, लगभग 400 सीसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लगभग 1300-1500 सीसी होमोसेपियंस। कल्चरल सिग्निफिकेंस, इसने कॉम्प्लेक्स टूल बनाने, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, आर्ट, मॉरल सिस्टम्स और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स को इनेबल किया। इंपॉर्टेंटली, इसने मेमोरी और सोशल लर्निंग को एनहांस किया जो कल्चरल ट्रांसमिशन के लिए वाइटल है। एविडेंस, होमो हैबिलिस, लगभग 600-800 सीसी फॉसिल्स का शुरुआती ओल्ड ओवन टूल्स, लगभग 2.6 MAI के साथ एसोसिएशन। तो क्या लार्जर ब्रेन डायरेक्टली ज्यादा कल्चर के बराबर है? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। शायद ये सिर्फ साइज नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन और कम्प्लेक्सिटी भी मैटर करती है। 3 ओपोजिबल थम्स, ह्यूमन हाथ यूनिक हैं उनके फुली ओपोजिबल थम्स के कारण जो प्रिसीजन ग्रिप अलाउ करते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस, इसने कॉम्प्लेक्स टूल्स के मैन्युफैक्चर और यूज को, इंट्रिकेट आर्ट फॉर्म्स के क्रिएशन को, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स के परफॉर्मेंस को इनेबल किया। सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स जैसे ज्वेलरी या डेकोरेटेड पॉटरी बनाना पॉसिबल हुआ। एविडेंस, ओल्ड वन और खासकर अकेलियन टूल्स की सोफिस्टिकेशन, एडवांस्ड मैनुअल डेक्सटेरिटी दिखाती है। सोच के देखो, हमारे अंगूठों में कितनी पावर है। कॉम्प्लेक्स काम करने की कोशिश करो अपने अंगूठों के बिना, मुश्किल है। 4 स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके लिए एनाटॉमिकल चेंजेस जरूरी थे, जैसे लैरिंग्स का नीचे की पोजीशन में आना जो ज्यादा वाइड रेंज ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस करने देता है, और ब्रेन में स्पेसिफिक एरियाज का डेवलप होना जैसे ब्रोकाज और वर्निक्स एरियाज। कल्चरल सिग्निफिकेंस, ये शायद कल्चर की रीढ़ की हड्डी है। इसने कॉम्प्लेक्स आइडियाज, ट्रेडिशंस, सोशल नॉर्म्स, रूल्स के एफिशिएंट ट्रांसमिशन को अलाउ किया। इसने स्टोरी टेलिंग, मिथोलॉजी, रिचुअल्स, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप एक्टिविटीज जैसे हंटिंग को फैसिलिटेट किया। एविडेंस, FOXP2 जीन जो स्पीच और लैंग्वेज एबिलिटी से जुड़ा है, मॉडर्न ह्यूमंस और निएंडरथल्स दोनों में सिमिलर फॉर्म में पाया जाता है। लैंग्वेज, क्या ये अल्टीमेट कल्चरल टूल है? इसके बिना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कल्चर इमेजिन करना मुश्किल है। 5 इम्प्रूव्ड विजन, डेप्थ परसेप्शन, सामने की तरफ आंखें जो स्टीरियोस्कोपिक विजन प्रोवाइड करती हैं, उन्होंने डेप्थ परसेप्शन और विजुअल एक्यूएटी को इंप्रूव किया। कल्चरल सिग्निफिकेंस, डिटेल्ड विजुअल परसेप्शन जरूरी था विजुअल कल्चरल एक्सप्रेशंस जैसे केव पेंटिंग्स या इंट्रिकेट क्राफ्ट्स बनाने के लिए। इसने टूल बनाने और शिकार में भी मदद की। एविडेंस, केव पेंटिंग्स जैसे लास्को लगभग 17,000 साल पहले या चौबे लगभग 30,000 साल पहले में जो इनक्रेडिबल डिटेल है वो सोफिस्टिकेटेड विजुअल प्रोसेसिंग और रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। दुनिया को साफ साफ देखने ने हमें उसे रिप्रेजेंट करने दिया, और एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स भी इस लिंक पर जोर देते हैं। फ्रांस बोअस ने बायोलॉजी और कल्चर के इंटरप्ले पर स्ट्रेस दिया, कल्चरल रिलेटिविज्म की वकालत की। लेस्ली वाइट ने कल्चर को एक्स्ट्रासोमैटिक मीन्स ऑफ अडेप्टेशन कहा, यानी एक्सटर्नल मीन्स, टूल्स, आइडियाज के थ्रू अडेप्ट करना, न कि सिर्फ बायोलॉजिकल चेंज से। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने एनालाइज किया
कि कैसे यूनिवर्सल ह्यूमन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कल्चरल फॉर्म्स जैसे मिथ्स और किनशिप सिस्टम्स को जन्म देते हैं। तो यहाँ फैसिनेटिंग थॉट ये है कि बायोलॉजी ने पोटेंशियल दिया, रॉ कैपेसिटी दी, और कल्चर ने उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज किया, उसे शेप दिया। मतलब बायोलॉजी ने कैनवस प्रोवाइड किया और कल्चर ने उस पर पेंटिंग की। ग्रेट पर्सपेक्टिव। अब हम आते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी खासकर नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन के कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न बायोलॉजी की फाउंडेशन है, लेकिन समय के साथ इस थ्योरी को क्रिटिकली एग्जामिन भी किया गया है। ओके, लेट्स लुक एट डार्विन्स लेगेसी, इसकी स्ट्रेंथ्स और इसने जो क्रिटिसिज्म्स फेस किए हैं। डार्विन का कोर मैकेनिज्म था नेचुरल सिलेक्शन। वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिससे स्ट्रगल होता है। इंडिविजुअल्स जिनके पास एडवांटेजेस ट्रेट्स होते हैं वो बेहतर सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करते हैं, उन ट्रेट्स को आगे पास करते हुए। एनवायरनमेंट इफेक्टिवली सेलेक्ट करता है सबसे बेहतर सूटेड वेरिएंट्स को। क्लासिक एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पीकॉक के टेल्स जो सेक्सुअल सिलेक्शन से इवॉल्व हुए, फीमेल प्रेफरेंस उस ट्रेट को ड्राइव कर रही है, और गलापागोस फिंचस के बीक्स जो अलग अलग फूड सोर्सेज के लिए अडेप्ट हुए, जैसा पीटर एंड रोजमेरी ग्रांट की लॉन्ग टर्म स्टडी ने खूबसूरती से डेमोन्स्ट्रेट किया। नेचर बेसिकली सेलेक्ट करता है जो किसी दिए गए कॉन्टेक्स्ट में सबसे अच्छा काम करे। इस थ्योरी की सिग्निफिकेंस जबरदस्त थी। इसने सारी मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की नींव रखी। डार्विन ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सटेंसिव एम्पेरिकल एविडेंस से सपोर्ट किया, फॉसिल से, कंपैरेटिव एनाटॉमी, होमोलॉजी से, एम्ब्रियोलॉजी से, बायोजियोग्राफी से। क्रूशली उन्होंने एवोल्यूशन के लिए एक नेचुरलिस्टिक मैकेनिज्म प्रपोज किया, सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन से हटकर, और इसका इम्पैक्ट अलग अलग डिसिप्लिन्स पर हुआ। डार्विन ने सच में गेम चेंज कर दिया, बायोलॉजी के लिए एक यूनिफाइंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। लेकिन क्रिटिसिज्म्स और चैलेंजेस भी आए, खासकर जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी। पहला, जैसा हमने डिस्कस किया, डार्विन को वेरिएशन या इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म नहीं पता था। मेंडल के काम ने बाद में जेनेटिक बेसिस प्रोवाइड किया। दूसरा, ग्रेजुअलिज्म डिबेट। डार्विन ने धीमे ग्रेजुअल चेंज पर जोर दिया, लेकिन पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल एल्ड्रिज और गोल्ड ने प्रपोज किया कि एवोल्यूशन अक्सर लंबे समय तक स्टेसिस के बाद रैपिड चेंज के बर्स्ट में होता है। खासकर स्पीसिएशन के दौरान फॉसिल रिकॉर्ड कभी-कभी प्योर ग्रेजुअलिज्म से ज्यादा इस पैटर्न को सपोर्ट करता है। तो क्या एवोल्यूशन हमेशा धीमा होता है या शॉर्ट बर्स्ट में? शायद दोनों होते हैं। तीसरा, कंपटीशन पर ज्यादा जोर। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि डार्विन का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पर फोकस ने एवोल्यूशन में कॉपरेशन, म्यूचुअलिज्म और सिम्बियोसिस के रोल को अंडर एस्टिमेट किया। एग्जाम्पल, लिन मार्गुलिस की एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट्स के ओरिजिन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के थ्रू एक्सप्लेन करती है। तो क्या ये हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है या कभी सर्वाइवल ऑफ द फ्रेंडलीएस्ट भी? कॉपरेशन क्लियरली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा, कंपटीशन पर ज्यादा जोर। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि डार्विन का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पर फोकस ने एवोल्यूशन में कॉपरेशन, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस के रोल को अंडर एस्टिमेट किया। एग्जाम्पल। चौथा, इनसफिशिएंट फॉसिल एविडेंस या मिसिंग लिंक्स का आर्ग्यूमेंट। डार्विन के समय फॉसिल रिकॉर्ड अधूरा था, हालांकि तब से अनगिनत ट्रांजिशनल फॉसिल्स डिस्कवर हो चुके हैं जो गैप्स फिल करते हैं। ये क्रिटिसिज्म उस समय वैलिड था। तीसरा, कंपटीशन पर ज्यादा जोर। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि डार्विन का स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पर फोकस ने एवोल्यूशन में कॉपरेशन, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस के रोल को अंडर एस्टिमेट किया। एग्जाम्पल। पांचवा, क्या नेचुरल सिलेक्शन ही एकमात्र ड्राइवर है? सिंथेसिस के बाद के डेवलपमेंट दूसरे फैक्टर्स को हाईलाइट करते हैं। एपिजेनेटिक्स दिखाता है कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिना डीएनए सीक्वेंस को बदले, और ये चेंजेस कभी-कभी हेरिटेबल हो सकते हैं। मोटू किमूरा की न्यूट्रल थियरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन ने प्रपोज किया कि मॉलिक्यूलर लेवल पर बहुत सारी जेनेटिक वेरिएशन एक्चुअली न्यूट्रल होती है, ना एडवांटेजेस ना डिसएडवांटेजेस, और सिलेक्शन के बजाय जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण फिक्सेट होती है। ये सवाल उठता है, क्या नेचुरल सिलेक्शन ही सोल ड्राइविंग फोर्स है? शायद ओनली वन नहीं, हालांकि अभी भी एक मेजर फोर्स है। राइट। लेकिन इन क्रिटिसिज्म के बावजूद डार्विन के थियरी के कंट्रीब्यूशंस बहुत बड़े हैं। इसने मॉडर्न सिंथेसिस का बेडरॉक बनाया, जब जेनेटिक्स और दूसरी फील्ड्स के साथ इंटीग्रेट किया गया। इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ एंथ्रोपोलॉजी पर। हमें होमिनिन एवोल्यूशन समझने में मदद मिली, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो सेपियंस तक एडेप्टेशन की कहानी, और इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। हम इसे यूज करते हैं बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस समझने से लेकर आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू फसलों को इंप्रूव करने तक। सो व्हाट्स द बॉटम लाइन? डार्विन के कोर आइडियाज, खासकर नेचुरल सिलेक्शन, आज भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के सेंटर में है, भले हमारी अंडरस्टैंडिंग अब बहुत ज्यादा न्यूआंस्ड और कॉम्प्लेक्स हो गई है। उनके फाउंडेशनल इनसाइट्स अभी भी मजबूती से खड़े हैं। ओके, सो अब हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। ह्यूमन एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी थियरी के काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिकैप। चलो की आइडियाज को रीइंफोर्स करते हैं। रेडी? बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। याद है वो कॉन्सेप्ट जहां कल्चर, जैसे डेयरी फार्मिंग, बायोलॉजी लैक्टेज जीन को इन्फ्लुएंस करता है, और बायोलॉजी जैसे बड़ा ब्रेन कल्चर जैसे लैंग्वेज को इनेबल करती है। उस फीडबैक लूप को क्या कहते थे? राइट, जीन कल्चर को एवोल्यूशन।
क्या आज के दौर का कोई और एग्जाम्पल सोचा जा सकता है जहां हमारा कल्चर हमारी बायोलॉजी को अफेक्ट कर रहा हो? ह्यूमनाइजेशन ट्रेंड्स, वो की स्टेप्स जो हमें ह्यूमन बनाते गए, जैसे सीधे चलना, उसे क्या कहते थे? बाइपेडलिज्म। और टूल्स का सीक्वेंस याद है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स। ओल्डर वन, फिर अचूलियन, फिर ज्यादा रिफाइंड टूल्स जैसे माइक्रोलिथ्स। अब अपने वर्ड्स में बताओ, ह्यूमनाइजेशन का मेन आइडिया क्या था? वो पूरा प्रोसेस किस बारे में था? मैक्रो एवोल्यूशन। इनका बेसिक डिफरेंस क्या था? माइक्रो एवोल्यूशन मतलब छोटे बदलाव कहाँ? पॉपुलेशंस के अंदर, एलील फ्रीक्वेंसीज में। और मैक्रो एवोल्यूशन से क्या होता है? नई स्पीशीज बनती हैं, नए टैक्सा, बड़े पिक्चर वाले चेंजेस। माइक्रो एवोल्यूशन का कोई एक मैकेनिज्म बता सकते हो? पॉज। म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, इनमें से कोई भी। अब अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो, माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन कैसे जुड़े हुए हैं। टाइम और स्केल के बारे में सोचो। सिंथेटिक थ्योरी, हम डार्विन से मॉडर्न सिंथेसिस तक कैसे पहुंचे? वो कौन सा क्रूशल पीस था जो मेंडल ने प्रोवाइड किया? इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म, पार्टिकुलर जीन्स। और सिंथेटिक थ्योरी ने डार्विनिज्म को प्राइमरीली किस फील्ड के साथ इंटीग्रेट किया? जेनेटिक्स। ट्राई करो इस जर्नी को अपने माइंड में ट्रेस करना। डार्विन, मेंडल, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, सिंथेसिस, कहानी याद रखने से मदद मिलती है। बायोलॉजी इनेबलिंग कल्चर, वो बायोलॉजिकल चेंजेस जिन्होंने कल्चर को पॉसिबल बनाया। याद है कुछ? बाइपेडलिज्म, हाथ फ्री हुए, इंक्रीज्ड ब्रेन साइज, कॉग्निशन, अपोजिबल थम्स, टूल यूज। लैंग्वेज कैपेसिटी। इमेजिन तुम किसी दोस्त को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कैसे बताओगे बायोलॉजी और कल्चर का लिंक? शायद ऐसे कि बायोलॉजी ने स्टेज बनाया और कल्चर उस पर परफॉर्म किया जाने वाला प्ले है। क्या लगता है, डार्विन क्रिटिक्ड? डार्विन के मेन पिलर्स क्या थे? वेरिएशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, हेरिटेबिलिटी। वो एक मेजर गैप क्या था उनकी थियरी में जिसे बाद में जेनेटिक्स ने फिल किया? सही इनहेरिटेंस मैकेनिज्म की कमी। फिर भी डार्विन आज भी इतने फाउंडेशनल क्यों माने जाते हैं? उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था जो आज भी सही है? नेचुरल सिलेक्शन एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में। तो ये थी हमारी डिस्कशन ह्यूमन एवोल्यूशन पर। हमने देखा कि बायोलॉजी और कल्चर कैसे एक साथ डांस करते हैं, हमारे एवोल्यूशनरी सफर के माइलस्टोन्स क्या थे, इसके पीछे के जेनेटिक इंजन्स क्या हैं, कैसे एवोल्यूशनरी थ्योरी खुद इवॉल्व हुई और कल्चर की गहरी बायोलॉजिकल जड़ें क्या है। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हमेशा इवॉल्व होती रहती है। ये सोर्सेज एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये फील्ड लगातार डेवलप हो रहा है, नई फॉसिल डिस्कवरीज, जेनेटिक एनालिसिस में एडवांसमेंट्स और नई थ्योरेटिकल इनसाइट्स के साथ कहानी अभी भी चल रही है। और फाइनली एक थॉट जिसके साथ आपको छोड़ते हैं। हमने बात की कि कैसे पास्ट के बायोलॉजिकल चेंजेस ने कल्चर को इनेबल किया। अब फ्यूचर के बारे में सोचो। हमारी करंट कल्चर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, मॉडर्न मेडिसिन के साथ ये हमारे फ्यूचर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को कैसे शेप कर रही होगी? क्या ह्यूमंस अभी भी बायोलॉजिकली इवॉल्व कर रहे हैं, और अगर हाँ तो किस डायरेक्शन में? कुछ सोचा है इसके बारे में? इस पर विचार कीजिए अगली बार तक द डीप डाइव पर।